अध्याय 283 उसका दृढ़ संकल्प, उसकी पहचान। जो मुझे मारता नहीं वो मुझे और मजबूत बनाता है, उसने दृढ़ स्वर में खुद से कहा। लौटने के बाद उसकी आवाज में ये पहला गंभीर स्वर था। उसकी निगाहें तेज हो गईं, उसकी आंखों में एक चमक कौंध गई जब उसने अपनी मुद्रा सीधी की, कंधे नई दृढ़ता के साथ पीछे की ओर खींचे। उसकी आंखें अब डर से नहीं बल्कि उत्साह और महत्वाकांक्षा से भरी थीं। उसने अपनी कलाई पर एक खुरदुरे निशान को छुआ, उसकी उंगलियां खुरदरी त्वचा पर टिकी रहीं। जीवित रहने का एक मौन प्रमाण, इससे पहले कि उसने अपने खंजर को एक ऐसे संकल्प के साथ पकड़ लिया जिसने उसकी विशेषताओं को कठोर कर दिया। वो मौत के लिए तैयार थी और ये कुछ ऐसा था जिसे वो होने से रोकेगी। लड़के, मैं तुमसे फिर से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अगली बार मुझे आश्चर्य है कि तुम कितने बड़े हो जाओगे। उसने अपनी अगली मुलाकात की कल्पना की। वह लड़का नहीं, वो आदमी जो वो बनेगा उसके सामने खड़ा होगा, उसकी शक्ति और भी अधिक होगी और वो और भी मजबूत, उसका सामना करने के लिए तैयार, उस जानवर को वश में करने के लिए जो वो बनेगा। वो देखना चाहती थी कि वो बच्चा बड़ा होकर किस तरह का राक्षस बनेगा। वह तेजी से मुड़ी, उसके बूट पत्थर से टकराते हुए शिविर क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। दूर आग की लपटें टिमटिमा रही थीं, लंबी छायाएं पड़ रही थीं जो पकड़ने वाले हाथों की तरह खिंच रही थीं, लेकिन वह डिगी नहीं। हर कदम एक वादा था, खुद से, उससे, अज्ञात भविष्य से जो इंतजार कर रहा था। और ऐसे जानवर को वश में करने के लिए उसे भी मजबूत बनना होगा। लेकिन फिर भी उसने मुझे क्यों नहीं मारा? उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वो बीच रास्ते में रुक गई। वो स्मृति फिर से उभर आई। उसकी तलवार मंद रोशनी में चमकती हुई उसकी गर्दन से कुछ इंच की दूरी पर। और फिर भी वह हिचकिचाया। क्यों? जितना वह इसके बारे में सोचती उतना ही अस्वाभाविक लगता था। ये दया नहीं थी, ये हिचकिचाहट नहीं थी, ये कुछ और था। ये कुछ ऐसा था जिसे वो किसी भी तरह से उचित ठहराना मुश्किल पाती थी। उसके पास उसे इतनी आसानी से जाने देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। ये उसे भी परेशान कर रहा था, ठीक वासोद की तरह। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, याद करते हुए कि कैसे उसने अचूक सटीकता के साथ उसके वारों को चकमा दिया था। उसका हर शब्द एक सावधानीपूर्वक मुखौटा था जिसने उसके इरादे का कुछ भी खुलासा नहीं किया था। उसने देखा था और जानती थी कि वो लड़का साधारण से बहुत दूर था। वो साधारण होने के विपरीत था। उसका हर कार्य भ्रामक लगता था। हर नज़र, हर ठहराव, हर सांस, इनमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं लगा। वास्तव में अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसकी नाड़ी तेज हो गई। एक रेंगता हुआ विचार उसके मन में घुस गया, बेचैन करने वाला और कपटी। क्या वो उसका असली चेहरा भी था? उसने दूर तक आंखें सिकोड़ी, फिर से उसकी विशेषताओं की कल्पना की। क्या उसके चारों ओर हवा में एक हल्की चमक, एक लहर थी जिसने किसी धोखे को धोखा दिया था? क्या होगा अगर ये सिर्फ एक मजबूत भेस था, उसे और अन्य सभी राक्षसों को मूर्ख बनाने के लिए एक मुखौटा? अन्यथा कोई भी समझदार व्यक्ति अपने पहले दौरे पर राक्षसी शहरों में अपना चेहरा क्यों दिखाएगा और धर्माधिकारियों को अपना दुश्मन क्यों बनाएगा? उसने स्थानीय लोगों से एकत्र की गई रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। वो सराय में बहुत देर तक टिका रहा था, अनाड़ी सवाल पूछ रहा था जिससे संकुचित आंखें खिंच गईं। उसका बाहरी लबादा स्थानीय लोगों के वस्त्रों से इस तरह टकरा रहा था कि अनुभवहीनता चीख रही थी। उसका मानना था कि ये लड़के का पहला दौरा था। उसने बहुत सारे निशान छोड़ दिए थे, अज्ञात स्रोतों पर भरोसा किया था और शहर में आने के बाद अपनी रणनीतिक नियुक्तियों में काफी भोला लग रहा था। एक रोमांच उसके अंदर दौड़ गया। उसकी नाड़ी तेज हो गई क्योंकि उसने सुरागों को एक साथ जोड़ा। ये निश्चित था कि वो सच्चाई के करीब आ रही है। उसने महसूस किया कि वो इसके करीब थी। उसकी अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि उसने शायद निशाने पर मार दिया था, कि लड़का बस अपनी आंखों से खुद को बचाने के लिए एक जटिल भेस पहने हुए था। और चूंकि उसके पास अपनी इंद्रियों को बाईपास करने की रहस्यमय क्षमता थी, तो उसके पास अपनी चेहरे की संरचना को बदलने या खुद को किसी और के रूप में दिखाने की क्षमता क्यों नहीं हो सकती थी? ये भी पूरी तरह से असंभव नहीं था। वो कुछ ऐसे राक्षसों को जानती थी जो गिरे हुए मानव जादूगरों की खाल सिल सकते थे और बहुत ही असली दिखने वाले मानव त्वचा के सूट बना सकते थे। एक बार जब कोई उन्हें पहन लेता है और उनमें फिट हो जाता है तो वे लगभग उन मनुष्यों की तरह हो जाते हैं जिनकी खाल उधेड़ी गई थी। और ये काफी उपयोगी भी था। कहा जाता था कि इस विधि का उपयोग करके मानव भूमि में उनके कई जासूस तैनात थे। बहुत तंग त्वचा, बहुत अभ्यस्त मुस्कान, आधा सेकंड, बहुत धीमी धड़कन, इसी से आप जान जाते थे।
जब तक कोई अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति जबरदस्ती इसमें नहीं देखता, तब तक वे एक नज़र में अंतर नहीं कर पाएंगे। ये इतना परिष्कृत था। उसने इसे पहले भी देखा था। राक्षसों ने मनुष्यों के रूप में भेष बदला हुआ था। उनकी खाल गिरे हुए जादूगरों से उधेड़ी गई थी। एक बार उसने ऐसे ही एक जासूस से पूछताछ की थी। उसका मानवीय मुखौटा इतना यूबेडिटल नीचे था कि वो भी क्षण भर के लिए मूर्ख बन गई थी। लेकिन जांच के तहत भ्रम टूट गया था। इससे पता चला कि त्वचा की तकनीकें कितनी उन्नत थीं। उसे अपनी ही हाथों से उस नकली त्वचा को छीलना याद आया। मांस से मांस के अलग होने की आवाज़, राक्षस की आंखों में डर का भाव देखना जब उसका पर्दाफाश हुआ। उसने अपना सिर झुकाया। उसकी कल्पना की कि वो सांप की तरह चुराई हुई त्वचा को बहा रहा है। उसका असली चेहरा नीचे छिपा हुआ है। शायद उस इंसान ने भी इसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया था। शायद कोई अमृत या औषधि। उसके मुंह के कोने पर घृणा की एक लहर दौड़ गई। मानव कीमियागर काफी सक्षम थे, भले ही ये कड़वी सच्चाई थी। राक्षस अभी भी कीमिया के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। सेरा ने भौहें सिकोड़ी, अपने मन में घटनाओं को दोहराया। क्या उसे किसी चीज को देखने के लिए उसे जीवित रखने की जरूरत थी? शायद अफवाहें फैलाने के लिए, या क्या वो एक ऐसी योजना का हिस्सा थी जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाई थी? उसने उसे क्यों बख्शा था? इसका कोई मतलब नहीं था, जब तक उसके पास उसे जीवित रखने का कोई कारण न हो। शायद उसे किसी चीज के लिए उसकी जरूरत थी, या शायद ये एक बड़ी योजना का हिस्सा था, या अधिक संभावना है कि वो कुछ छिपा रहा था, शायद अपनी असली पहचान। उसने उसके चेहरे, उसके तौर तरीकों को याद किया। क्या उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था? जिस तरह से वो चलता था, जिस तरह से वो बोलता था, ये लगभग बहुत सही, बहुत गणनात्मक था। और शहर का उसका ज्ञान ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया था। फिर भी उसने अपने निशान छिपाने में नौसिखिया गलतियां की। कहानी जारी रहेगी।